तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास की सीरीज चल रही थी, उसके अंदर एक नया टॉपिक का नाम हमारे है दांडी यात्रा, जो कब हुई थी हमारे 1930 में। तो आप देख सकते हैं इससे पहले का हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जिसमें हमारी नेहरू रिपोर्ट आई थी, साइमन कमीशन आया, और फिर उसके बाद भी क्या है जो लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें हमने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की। लेकिन क्या है, अंग्रेज़ों के कानों पर कोई भी जूं नहीं रहेंगी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारी जो जितनी भी गतिविधियां हुई थी, जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए थे, उन पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की सोची। सविनय अवज्ञा आंदोलन करना मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। इसकी शुरुआत करने की विचारधारा रखी, और इसकी विचारधारा उन्होंने किससे शुरुआत की? हमारे दांडी मार्च से। तो दांडी मार्च हमारे, या दांडी यात्रा, जो हमारे 1930 से शुरू हुई थी। तो बात करते हैं इसके बारे में। दांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। दांडी यात्रा क्या कहा जाता है? नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण अहिंसक आंदोलनों में से एक था। ये क्या था? हमारा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण जो अहिंसक आंदोलन थे, उनमें से एक था। यह क्या महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 से को शुरू किया गया था। क्या यह आंदोलन क्या है? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानूनों का विरोध करना था। क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के नमक कानूनों का विरोध करना था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन जागरण किया, और भारत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन, या जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। दांडी यात्रा की पृष्ठभूमि की बात करें, किन परिस्थितियों में हमारी दांडी यात्रा शुरू की गई, तो उसकी बात करें। तो दांडी यात्रा की पृष्ठभूमि की बात करें, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के नमक कानून की बात करें। ब्रिटिश सरकार ने भारत में नमक पर कर लगाया हुआ था, मतलब सॉल्ट टैक्स लगाया था, और भारतीयों को अपनी जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ से नमक प्राप्त करने से रोक लिया गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो लोग थे वो हमारे तटीय क्षेत्र में रहते थे। तटीय क्षेत्रों में और हमारी जो खारे पानी की झीलें थी उनके आसपास रहते थे। पहले वह स्वतंत्र रूप से वहाँ से नमक बना सकते थे, लेकिन ये सॉल्ट टैक्स या नमक पर कर, इस चीज़ ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। भारतीयों को केवल सरकारी नमक खरीदने की अनुमति दी गई, या भारतीयों को केवल सरकारी नमक खरीदने की अनुमति दी गई, और जिस पर बहुत सारा टैक्स लगाया जाता था। गरीब भारतीयों के लिए तो नमक एक आवश्यक वस्तु थी, मतलब चाहे टैक्स कितना भी लग जाए, लेकिन ये चीज़ तो खरीदनी ही पड़ती थी। लेकिन उच्च करों के कारण वह यह बहुत ज़्यादा महंगा होता था। कई बार तो यह नमक जो खाने पीने की चीज़ें होती थी उसके बराबर तक चला जाता था। तो एक आम आदमी कई बार खरीद ही नहीं पाता था, उस समय की बात है। तो गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कर के खिलाफ जनमत तैयार किया, लोगों को समझाया कि हमें इस कर के खिलाफ आंदोलन करना है, लेकिन इसका अहिंसक विरोध करना है, न कि कोई हमें लड़ाई झगड़ा या हिंसा नहीं फैलानी है। अहिंसक रूप से जो एक कानून है नमक कर, इसका विरोध करना है। तो दूसरी बात, 1929 का जो हमारा लाहौर अधिवेशन था, और वहाँ पे पूर्ण स्वराज की हमने घोषणा की। तो दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई, और 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। कब? 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को एक चेतावनी पत्र लिखा। क्या? इसके बाद जो हमारी महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी पत्र लिखा, और वहाँ उनके जो अन्यायपूर्ण जो कानून है इसका विरोध करने की बात कही कि हम इसका विरोध करते हैं। जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, क्या, जब ब्रिटिश सरकार ने जब महात्मा गांधी की मांगों को अनसुना कर दिया, तो उन्होंने नमक सत्याग्रह करने की योजना बनाई। अब बात करते हैं दांडी यात्रा के आयोजन की और उसके रास्ते या मार्ग की। दांडी यात्रा की योजना की बात करें, यात्रा की योजना क्या है? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, जो हमारे कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद, गुजरात में, वहाँ से दांडी, जो गुजरात के समुद्र तट पर स्थित एक गांव का नाम है, तो दांडी तक पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया। क्या किया? जो हमारे साबरमती आश्रम से दांडी जो गांव है वहाँ पे तक पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया। ये यात्रा
12 मार्च 1930 को शुरू हो गई थी और 6 अप्रैल 1930 को जाकर समाप्त हुई। साथ ही साथ 12 मार्च 1930 को ही दांडी यात्रा से की जब शुरुआत हुई, तब से हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है कि हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था। इसकी शुरुआत मानी जाती है 12 मार्च 1930 से। इस यात्रा में क्या था, गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही थे। कितने? 78 सत्याग्रही थे। यात्रा की कुल दूरी की बात करें तो 240 मील, लगभग 385 किलोमीटर हमारी यात्रा की कुल दूरी थी, जिसे गांधी जी और उनके अनुयायियों ने 24 दिनों में जाके पूरा किया। कितने? 24 दिन में जाके उस दूरी को पूरा किया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी उनकी इस यात्रा में साथ दे रहे थे, साथ ही साथ रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने की, इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। किससे? नेपोलियन के तो पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से हमारे सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना। अब हम बात करेंगे यात्रा का मार्ग। यात्रा कहाँ कहाँ से होकर गुजरी। पहले साबरमती आश्रम गई, फिर आसरवा, चतराल, नदियाड, नडियाद, आणंद, बोरसद, नसवारी, सूरत और फिर उसके बाद दांडी। तो इन क्षेत्रों से होते हुए हमारी दांडी यात्रा गुजरती है। गांधी जी ने रास्ते में गांव गांव जाकर लोगों को अंग्रेजों की जो अन्यायपूर्ण कानून है उनके खिलाफ जागरूक किया। रास्ते में जो भी गांव आते थे, उन गांवों के अंदर वो यही किया करते थे कि अंग्रेजों के जो अन्यायपूर्ण कानून है उनके खिलाफ उनको जागरूक किया करते थे और सत्याग्रह में शामिल होने का आह्वान करते थे कि हमारा जो सत्याग्रह है इसमें आप शामिल होइए। अब हम बात करें दांडी यात्रा में क्या क्या हुआ। दांडी यात्रा की घटनाओं के बारे में बातचीत करें तो 6 अप्रैल 1930 की बात करें, नमक कानून हमारे वहाँ जाकर तोड़ने की बात। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट से नमक उठाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को खत्म किया कि हम इस नमक कानून का विरोध करते हैं और हम किसी प्रकार का कोई नमक कर नहीं देंगे। यह एक प्रतीकात्मक था, यह एक प्रतीकात्मक लेकिन ऐतिहासिक कदम था जिसने पूरे भारत में ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ अहिंसक विरोध की लहर जला दी। इसके बाद लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। जगह जगह पर नमक बनाने, नमक बेचने और ब्रिटिश नमक का बहिष्कार करने की घटनाएं सामने आने लग जाती। अब बात करते हैं दांडी यात्रा के प्रभाव और पड़ने वाली प्रतिक्रियाओं की। ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही इस यात्रा की। ब्रिटिश सरकार ने हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया। अन्य नेता जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद को भी जेल भेज दिया गया। फिर जनता की क्या प्रतिक्रिया रही इस यात्रा के प्रति। तो पूरे भारत में नमक सत्याग्रह को व्यापक समर्थन मिला। देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और करों की अदायगी से इनकार कर दिया गया। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जैसे कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू जैसी हमारी महिला नेता थी, उन्होंने नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन कौन? कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू जैसी जो महिला नेता थी, उन्होंने भी ये जो नमक सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो विश्व स्तर पर दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रही आंदोलन की सराहना की गई। अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो कई समाचार पत्रों ने इस आंदोलन को प्रमुखता से कवर किया। इसकी फोटोज थे उनके अखबारों में छपती थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ गया। कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा कि अब भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब बात करें दांडी यात्रा का परिणाम और ऐतिहासिक महत्व क्या था। इसके बाद क्या हमारा गांधी इरविन समझौता 1931 सामने आता है। 1931 में गांधी जी और तात्कालिक उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच में समझौता होता है और इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने नमक कानूनों के में कुछ नरमी बरती और गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। जो हमारे कुछ कानून थे नमक के, इनको कुछ ढिलाई बरती गई और इसमें एक तो ये था कि जो तटों के पास रहने वाले लोग थे वो अपने स्वयं के उपयोग के लिए क्या है नमक बना सकते थे। इसके बाद से गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति भी जताई और गांधी जी हमारे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। फिर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा की बात करें तो दांडी यात्रा ने भारत में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को नई ऊर्जा दी। यह
सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ने मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग को प्रशस्त किया, मतलब आगे बढ़ाया। यह आंदोलन के भारतीयों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि आंदोलन के माध्यम से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, बल्कि आपको क्रांतिकारी गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार भारत के कई भागों में आयोजित प्रमुख नमक सत्याग्रह यात्राओं की बात करें, ऐसा नहीं महात्मा गांधी जी के द्वारा इकलौती ऐसी यात्रा की गई थी। उनकी जो यात्रा को देख के देश भर में कई नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी ने अपने अपने क्षेत्रों में नमक यात्रा और सत्याग्रह का आयोजन किया था। जैसे धरसाना सत्याग्रह की बात करें 1930 में, मई 1930 में गुजरात में। तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयब जी और माणिकलाल गांधी ने धरसाना में ब्रिटिश नमक डिपो पर विरोध प्रदर्शन किया। कहाँ पे? धरसाना में ब्रिटिश नमक डिपो था, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। 21 मई 1930 को सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश पुलिस ने निर्मम लाठीचार्ज किया, जिससे कई प्रदर्शनकारी को गंभीर चोटें आई। अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, उन्होंने इस घटना की रिपोर्टिंग की, जिससे यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। धरसाना वाला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी लाइव टेलीकास्टिंग होती है एक तरह से। तंजौर नामक स्थान पर बात करें तो अप्रैल मई 1930 में हुआ था तमिलनाडु में। तो सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी में नमक सत्याग्रह आयोजित किया गया था। उन्होंने तिरुचिन्नापल्ली से वेदारण्य, जो तंजौर जिले में, वहाँ तक 150 मील की यात्रा की और वहाँ जाकर नमक कानून तोड़ा। कहाँ से कहाँ तक? तिरुचिन्नापल्ली से वेदारण्य तक। किसने? सी राजगोपालाचारी ने। ब्रिटिश सरकार ने सी राजगोपालाचारी और अन्य नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु के कई हिस्सों में नमक सत्याग्रह आंदोलन तेज हो गया। इस वजह से क्या होता है? तमिलनाडु के और भी हिस्सों में नमक सत्याग्रह आंदोलन तेज होता है। पेशावर की बात करें तो पेशावर अब पाकिस्तान में पड़ता है। अप्रैल 1930 में वहाँ पर सत्याग्रह होता है। खुदाई खिदमतगार जो एक संगठन था, उसके नेता थे हमारे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। उन्होंने पेशावर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, क्योंकि वो एक गांधीवादी नेता थे। ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसके बावजूद लोग अहिंसक रूप से वहीं की वहीं डटे रहे। और इसी बात को देख के चंद्र सिंह गढ़वाली नामक एक सैनिक ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से भी मना कर दिया था कि भैया हमसे नहीं चल पाएगी, जब लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तो हम उन पर गोली नहीं चला सकते। यह घटना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे क्रांतिकारी क्षणों में से एक बन गई थी। अब बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो इनके लिए कुछ बातें याद रखी जाती है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, वहाँ पे हमारा पेशावर भी आता है। तो इस एरिया में क्या खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान की एक मैगजीन आती थी पख्तून, जिसे 10 रोज़ा भी कहते थे। तो यह भी आप कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देना, एक तो पख्तून या फिर 10 रोज़ा हमारी इनकी पत्रिका थी, और इनके दल का नाम था खुदाई खिदमतगार, खुदा की सेवा करने वाले, या फिर लाल कुर्ती दल। क्यों? क्योंकि ये हमेशा लाल कुर्ती पहन के रहते थे। फिर मिदनापुर की बात करें, मिदनापुर नमक सत्याग्रह की, तो बंगाल में मई 1930 में बंगाल में मिदनापुर जिले में स्थानीय नेताओं ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रहियों ने समुद्र से नमक निकालकर ब्रिटिश सरकार के कानून की चुनौती दी। इस क्षेत्र में नमक का आंदोलन के साथ साथ विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और करों की अदायगी रोकने का भी अभियान चलाया गया। फिर बात करें महाराष्ट्र में वडाला नमक सत्याग्रह मई 1930 में। महाराष्ट्र में सिरधर बाजी प्रभु चौधरी और अन्य नेताओं ने के नेतृत्व में वडाला मतलब मुंबई में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है। यहाँ सत्याग्रहियों ने नमक कानून तोड़कर विरोध दर्ज किया। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर कटक नामक जगह उड़ीसा में मई 1930 में वहाँ पे होता है। गोपाल बंधु चौधरी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में कटक, पारादीप और अन्य समुद्री तटीय क्षेत्रों में नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। सत्याग्रहियों ने समुद्र से नमक बनाया और ब्रिटिश प्रशासन को वहां तक चुनौती दी। अन्य स्थानों पर भी बहुत व्यापक नमक सत्याग्रह हुआ, जैसे हमारे असम में
गोपाल जीवन दास और अन्य नेताओं ने असम से सिलहट तक, असम में सिलहट से नोआखली तक की नमक सत्याग्रह यात्रा का नेतृत्व किया। किसने? गोपाल जीवन दास और अन्य नेताओं ने। कहाँ से? असम में सिलहट से नोआखली तक। केरल के जो मालाबार तट है वहाँ के लप्पन, के लप्पन और टी माधवन ने कालीकट से पय्यानूर तक नमक सत्याग्रह की यात्रा की। उत्तर प्रदेश से बिहार की बात करें तो विभिन्न स्थानीय नेताओं ने ब्रिटिश नमक कानून का विरोध यहाँ पे किया, उत्तर प्रदेश से बिहार में। ऐसा नहीं है केवल नमक के लिए ये कार्य हो रहे थे, और भी बहुत सारी गतिविधियां हुई थी इस दौरान। जैसे बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किया गया। मध्य प्रांत में जो आज का मध्य प्रदेश है वहाँ पे वन कानून के खिलाफ आंदोलन किया गया। संयुक्त प्रांत और गुजरात में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया। असम में तो कनिंगम सर्कुलर था, इसका भी विरोध किया गया। तो कनिंगम सर्कुलर क्या था? आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताना कि कनिंगम सर्कुलर में क्या था। कॉलेज में जैसे आप एडमिशन लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट या एफिडेविट देना होगा, तभी बच्चे का एडमिशन होगा। और एफिडेविट में ये लिखा जाता है कि जो एडमिट होने वाले बच्चे, जो मतलब जो भर्ती होने वाले बच्चे हैं, वो किसी भी तरह की जो हमारी आंदोलनकारी गतिविधियाँ होती है उनके अंदर शामिल नहीं होंगे। अगर होते हैं तो माता पिता को गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस प्रकार का अभिभावक का एक चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता था, इसे हम कहते थे कनिंगम सर्कुलर। मणिपुर में भी मदोनांग या जदोनांग, उन्होंने जिया लरंग या जिया तरंग एक आंदोलन चलाया था। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो भाषा है उसमें तो उसी तरह से प्रोनाउंस होते हैं, या तो जिया लरंग का हो या जिया तरंग। तो एक मूवमेंट था, वो चलाया था किसने? मदोनांग या जदोनांग ने। मदोनांग ने पंथ चलाया था, कल्ट चलाया था, हरका पंथ। और मदोनांग की एक 17 वर्षीय बहन थी गोडी नेल्यू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए थे जब जेल में थी, तब उनको छुड़ाया भी था उसके बाद। तो जवाहरलाल नेहरू ने गोडी नेल्यू को रानी की उपाधि दी। बाद में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हमारे रानी गोडी नेल्यू ने चुनाव भी लड़ाया। फिर बात करें निष्कर्ष की, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी गोडी नेल्यू। निष्कर्ष की बात करें दांडी यात्रा की, तो दांडी यात्रा केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस यात्रा ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध को नई ऊंचाइयां दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने यह साबित कर दिया क्या अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भी अन्यायपूर्ण कानूनों को बदला जा सकता है। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश शासन की आलोचना बढ़ा दी और अंततः भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ी। तो इस तरह से आज हमने दांडी यात्रा के बारे में देखा, इसके जो जितने भी पहलू थे उनको देखा, अन्य जो क्षेत्र थे वहाँ पे दांडी यात्रा हुई उनके बारे में देखा। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।